गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पी एस कुशवाहा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। इस चैनल में पी एस कुशवाहा सर के चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी चल रही है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की सीरीज, और आज हम इस सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। जैसा कि लेक्चर नंबर 3 के एंड पे आपको मैंने बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, और इसको हिंदी में नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। नति परिवर्तन बिंदु क्या है, तो आज हम इसमें एसएफडी और बीएमडी में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। इसको हिंदी में नति परिवर्तन बिंदु भी कहते हैं। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु किसी ओवरहैंगिंग बीम का एक फीचर होता है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। सपोज करिए एक बीम है, बीम का ये एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट बीम का ये है। इस बीम पर यहां पर लोड लगा हुआ है। सपोज करिए एक लोड यहां पर लगा हुआ है, एक लोड यहां पर लगा हुआ है। तो किसी भी ओवरहैंगिंग बीम में, दिस इज ओवरहैंगिंग बीम, किसी भी ओवरहैंगिंग बीम में, और किसे ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं मैंने लेक्चर 1 में आपको समझाया था। ओवरहैंगिंग बीम उसे कहते हैं जिसमें बीम अपने सपोर्ट से बाहर निकली होती है, उसको ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। लटकन बीम भी हिंदी में कह सकते हैं। अब क्या होगा, ये वाला लोड इस बीम को इस सपोर्ट पर इस तरीके से नीचे की ओर दबाएगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लोड है, सपोज करिए W1, ये W2 है, ये वाला लोड इसको इस तरीके से दबाएगा, ये इस पे डिफ्लेक्शन पैदा होगा। जबकि ये वाला लोड इस बीम को कुछ इस तरीके से दबाएगा। उसके कारण क्या होगा, यहां पर तो पैदा होगा सैगिंग, जबकि यहां पर पैदा होगा हॉगिंग। मैंने बताया था बीम अगर इस तरीके से आ जाए तो ये हॉगिंग होगा, ऊपर कॉन्वेक्स बन गया तो ये हॉगिंग हो गया, और ये हो गया सैगिंग। सैगिंग वाले केस का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा ऊपर बनता है। हॉगिंग वाले केस का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव बनता है, जैसा कैंटिलीवर में होता था। तो होगा क्या, जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कोई एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चेंज हो जाएगा। और जिस जगह पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस रेफरेंस लाइन A डबल डैश B डबल डैश को क्रॉस करके नेगेटिव हो जाएगा, तो जिस जगह पर ये इस रेफरेंस लाइन को काटेगा उस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। और जिस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, अर्थात बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना चिन्ह बदलता है, और चिन्ह बदलने के लिए उसको नीचे से ऊपर अथवा ऊपर से नीचे पॉजिटिव आएगा। तो जब चिन्ह बदलेगा, जिस स्थान पर वह चिन्ह बदलता है उस स्थान पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, और उसको n से डिनोट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। इसको हम कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, इसको n से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और एक नाम और है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ये दो नाम इसके होते हैं, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु। तो मोटी बात आप समझ लीजिए कि ये एक ओवरहैंगिंग बीम का फीचर है, उसका गुण है। जब इस पे लोड लगता है तो जितना लटका हुआ भाग है वो इस तरीके से जाएगा, हॉगिंग हो जाएगा। जो सपोर्ट्स के बीच में हिस्सा है वो सैगिंग में हो जाएगा। तो होगा क्या कि बीम अपना कर्वेचर बदलेगा, और बीम अपने कर्वेचर जब बदलेगा तो उसका जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे तो आपको पता है कि सैगिंग के केस में बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, हॉगिंग के केस में जैसा कैंटिलीवर में आपने देखा था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव होता है। तो जब बीम अपने डिफ्लेक्शन का कर्वेचर बदलेगा, तो जब उसको हम यहां पर ड्रॉ करेंगे तो किसी एक जगह पर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, और जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी
उस जगह को नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये तो था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, नति परिवर्तन बिंदु क्या है, इसका इंट्रोडक्शन था। लेकिन जब तक हम इस पर एक प्रश्न नहीं लगाएंगे तब तक आप अगर पेपर में आ जाएगा तो ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रॉब्लम हम लेंगे और उस प्रॉब्लम की हेल्प से समझेंगे कि ये नति परिवर्तन बिंदु क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हम लोग यहां पर बनाते हैं। ये हमने एक ओवरहैंगिंग बीम बनाई है। ये ओवरहैंगिंग बीम पे दो सपोर्ट्स हैं, एक पॉइंट ए पर सपोर्ट लगा हुआ है और एक पॉइंट बी पर सपोर्ट लगा हुआ है। बीम का स्पैन 25 मीटर का है, 10, 5, 15, 5, 20 और 25। बीम पर 3 लोड लगे हुए हैं। ए से लेकर ई तक इस 10 मीटर में एक यूडीएल लगा है जिसकी इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। डी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का। और इस भाग पर जो ओवरहैंगिंग वाला पार्ट है पॉइंट सी पर, यहां पे 30 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। और हमसे पूछा गया है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करिए, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करिए और साथ में इसका नति परिवर्तन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। सो लेट अस सी। सबसे पहले आपको पता है कि ऐसे सवाल लगाने से पहले हमें रिएक्शंस निकालने होते हैं। तो यहां पे हम आर ए मान लेंगे, यहां पर रिएक्शन की वैल्यू को हम आर बी मान लेंगे। सो सबसे पहले आर ए प्लस आर बी। तो आर ए आर बी में करेंगे तो 10 और 10 ये लोड हो जाएगा 100, 10 गुणे 10 प्लस 20 प्लस एंड 30। तो ये हो गया 150। ये वाला हमारा फोर्सेस का हो गया 150। अब हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे और पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेके उसको हम 0 पुट कर देंगे। तो पॉइंट ए पे ये तो खत्म हो गया। ये जो 100 किलो का है इसका सेंटर यहां से 5 पे हो जाएगा। जो पॉइंट ए के अबाउट इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, सो -100 इंटू 5, देन 20 इंटू माइनस में 20 इंटू 15, देन आरबी आ गया। प्लस में, क्यों प्लस में रहेगा, ये आरबी पॉइंट ए पे इसको एंटी क्लॉक घुमाएगा। सो आरबी, और आरबी यहां से कितना दूर है 20, और साथ में 30 रहेगा -30 इंटू, और 30 यहां से कितनी दूर है एसी 5, 10, 15 और 25। एंड दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 0। यहां से हम आरबी निकालेंगे। सो आर बी इज इक्वल टू, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है आपके लिए। सो दिस इज -100 and 10, 15 RB into 20 and this value RB आ जाएगा आपका यहां पर 77.5 किलो न्यूटन। सो वैल्यू ऑफ द RB इज 77.5 और ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में अगर रख देंगे तो हमको RA की वैल्यू मिल जाएगी एंड RA विल बी दिस -77.5 एंड दिस इज 72.5। तो एक काम करते हैं, ये दोनों वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। दिस इज 77.5 and this value RA is 72.5। तो ये 72.5 यहां पर हो गया और अब हमें इस इक्वेशन की अब यहां पर जरूरत नहीं है, इसको हम लोग यहां पर साफ कर लेते हैं। आते हैं हम लोग शियर फोर्स के लिए। सबसे पहले शियर फोर्स, तो अगर हमने अपना क्रॉस सेक्शन यहां पे माना हुआ है बी और सी के बीच में, इसके राइट हैंड साइड में जो फोर्स काम कर रहा है 30 का काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है। तो ये रेफरेंस है, रेफरेंस के राइट साइड में नीचे की ओर रेड कलर से शियर फोर्स है, वो अगर काम कर रहा है तो नीचे की ओर काम कर रहा है। इसका मतलब कि शियर फोर्स एट सी इज -30 किलो न्यूटन। यहां पे यूनिट में लिख दे रहा हूं लेकिन आपको पेपर में लिखनी है -30 किलो न्यूटन। हम यहां से यहां तक आए, पॉइंट बी पर आए। पॉइंट बी पर जैसे ही आप पहुंचोगे ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है। सो -30, अब उस यहां पे देखेंगे तो दो फोर्स आ जाएंगे और प्लस आरबी हो जाएगा 77.5।
और 77.5 में से 30 निकल जाएगा 40, इट इज 47.5 किलो न्यूटन। ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी 47.5 किलो न्यूटन, राइट। अब चले, इस जगह से इस जगह तक कोई लोड नहीं है, इसका मतलब शियर स्ट्रेस सी से लेके बी तक में 30 रहेगा, बी से लेके डी तक में 47.5 रहेगा। जैसे आप यहां पहुंचेंगे, नीचे की ओर है 20 का है, सो शियर फोर्स एट डी इज इक्वल टू 47.5 माइनस 20, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू 27.5 एंड 27.5 के बाद डी से लेके ई तक चलिए, और डी से लेके ई तक में कोई भी यहां पर फोर्स नहीं है, तो यही स्पैन में चलेगा। उसके बाद जैसे आप यहां पर आएंगे तो पॉइंट ई पर एफ ई की वैल्यू भी वही हो जाएगी जो ये वाली वैल्यू है। लेकिन बच्चों, जैसे आप ई के बाद इस ओर आएंगे तो ये यूडीएल आ जाएगा। यूडीएल के होने से यहां पे जो आपको शियर फोर्स मिलेगा वो एक लीनियर वेरिएशंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो लीनियर वेरिएशंस कैसे होंगे, तो मान लीजिए एक हम ले लेते हैं कि अगर यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स ले लिया जाएगा तो लीनियर वेरिएशन कैसे हो जाएंगे, एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ई तक की वैल्यू तो ये थी ही, यहां तक की वैल्यू तो 27.5 थी, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। ये वैल्यू इधर की ओर आएगी क्योंकि ये नीचे की ओर मानी जाएगी, सो -10 इंटू इस पूरे x में से ये डिस्टेंस यहां से x मानी जाएगी, x -5, 10 और 15, ये वैल्यू हो गई। ये समीकरण सही बना है, ये समीकरण गलत बना है। इसको जानने का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि कोई भी अगली परिस्थिति के समीकरण में अगर पिछली परिस्थिति के x के मान रख दिए जाए और पुराने वाले मान हमको प्राप्त हो जाए तो नया परिस्थिति का समीकरण सही कहलाता है। अब कैसे करेंगे, अगर x की वैल्यू हम लोग यहां पर 15 रख दें, तो जैसे यहां पर 15 रख देंगे ये यहां पर माइनस खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इतना सा बचेगा 27.5 जो कि यहां की वैल्यू है। तो e की वैल्यू हमें इस समीकरण से आ रही है, अर्थात ये समीकरण बिल्कुल सही है। एक बात, इस समीकरण में x की पावर 1 है, 1 का मतलब हो गया कि समीकरण सरल रेखीय है। और अगर हम a पॉइंट पर आएंगे सो एफ ए कब मिलेगा, जब x का मान कितना हो जाएगा 25, दिस इज 27.5 माइनस 10, 25 माइनस 15, तो ये हो गया 10, 100 एंड दिस इज 70 माइनस में 72.5 एंड दिस इज व्हाट एफ ए एंड दिस इज व्हाट आर ए। सो वही वैल्यू आपकी आ गई, आर ए की वैल्यू यहां पर आपको प्राप्त हो चुकी है। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हम जरा शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। सो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम लोग पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग यहां पर और ड्रॉ करेंगे हम लोग यहां पर। सबसे पहले सी पॉइंट पर -30, सो हमने यहां पर एक -30 का एक लाइन बना दी, -30। सी से लेके बी तक में कुछ भी नहीं है, सी से लेके बी तक में हम एज इट इज आएंगे। मान लीजिए बी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी है, डॉट लगा लेते हैं और ये रहा आपका -30 का। जैसे आप बी पर आएंगे वैसे ही ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, प्लस हो जाएगी, आ जाएगा 47.5। तो 47.5 आपको रेफरेंस से जाना है, दिस इज ए डैश एंड दिस इज सी डैश, ये सी डैश है। 47.5 बच्चों ये वैल्यू आपकी यहां से नहीं है, यहां पर तो -30 है, इसमें आप 77.5 ऐड करने वाले हैं। और जब इस वैल्यू में 77.5 आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू पहले तो 30 कम हो जाएगा, 47 यहां बचेगा, तो हम यहां बना लेते हैं एंड दिस इज 47.5। नोट किया, बी से लेकर डी तक में कुछ नहीं है। अगर डी का हम पॉइंट यहां दिखा दें इस जगह पर, ये एज इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी, दिस इज 47.5। 47.5 जैसे यहां पर आएंगे वैसे 20 किलो न्यूटन का डिप है, 20 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है और ये 47.5 है। इसका मतलब क्या 20 नीचे आएंगे
और यहां कहीं पर आप आएंगे एंड दिस इज 27.5। तो ये देखिए डी पॉइंट पर 27.5 आ गया। डी से लेके ई तक में कुछ नहीं है, ई का पॉइंट हम यहां माने अगर, तो डी से लेके ई तक में यहां पर कुछ नहीं है, दिस इज ओनली दिस वैल्यू। उसके बाद ये थोड़ा सा यहां पे सफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी सफाई की आवश्यकता है, स्वच्छ भारत अभियान यहां पे लगा लेते हैं हम लोग। और उसके बाद यहां से जब उतरेंगे तो ये सरल रेखी है और ए पॉइंट पर हमको 27.7 मिलना है एंड दिस इज, तो यहां से आप आइए नेगेटिव है और नेगेटिव होने का मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा एंड दिस वैल्यू एक बार दोबारा देख लीजिए, रब हो गया है ये 27.5 माइनस दिस वैल्यू दिस 100 नॉट 10 x माइनस कितना था 15 और हमने यहां पे 25 रखा था 27.5 माइनस दिस एंड दिस इज 25 माइनस दिस और कितना हो गया था 10 100 एंड 72.5 वो भी माइनस का मतलब यहां से हम नीचे गए और यहां से कितना नीचे गए, अगर 30 मान लिया जाए तो हम यहां पर आ गए और इसको आप उठा के यहां पर मिला दीजिए। दिस इज माइनस 72.5 और ये वैल्यू जैसे यहां पर आएगी वैसे यहां पर पॉजिटिव होने की वजह से ये चीज खत्म हो जाएगी। तो ये रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम, ये पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट ई के करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ये पॉइंट बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। इन सब में हमने यहां पर एसएफडी में डैश लगा दिया। यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू यहां पर पॉजिटिव है। तो शियर फोर्स डायग्राम में आप देखिए कि ये दो बार साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है और पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय तो पता है कि ये बी पॉइंट पर गया, लेकिन यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव जो आ रहा है वो किस जगह पर आ रहा है वो अभी हमको यहां पर नहीं पता है, तो इसको भी हम पता कर लेते हैं। यही तो हम लोग का काम है कि जो नहीं पता कर लिया जाएगा। इसी बात की तो पढ़ाई है, लेट अस सी कैसे आएगा। इसके आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, ये बात हमको चूंकि पता लग गई है, ध्यान रखिएगा नति परिवर्तन बिंदु नहीं है, हम तो ये निकालेंगे शियर फोर्स कहां पे जीरो है। तो जरा हमने ई और ए के बीच में जब शियर फोर्स की वैल्यू थी तो उसकी हमने इक्वेशन डेवलप करी थी, कितनी थी इक्वेशन, एंड दिस वाज 27.5 माइनस 10 x माइनस 15। अगर शियर फोर्स ई और ए के बीच में इस जगह पर जीरो है तो हम इस समीकरण में इसको यहां पर जीरो कर देंगे, क्योंकि ये इक्वेशन आपने ई और ई के बीच वाला निकाला है, राइट। जैसे आप जीरो कर दोगे 27.5 माइनस 10 x माइनस 15, तो ये हो जाएगा 27.5 माइनस 10x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें से ये चीज निकाल देंगे, ये ऐड कर देंगे, इट इज 177.5 इज इक्वल टू 10x एंड x इज इक्वल टू 17.75 मीटर्स। तो ये वो वैल्यू आ गई जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है, परंतु ये नति परिवर्तन बिंदु नहीं है। दैट मीन्स अगर हम इसको प्लॉट करें, सो दिस इज 17.75 मीटर, उस जगह पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है। इसको हमने हमें प्लॉट कर दिया है और ये हमने दिखा दिया, तो ये आप पेपर में भी दिखा देंगे। तो यहां तक बात आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं बेंडिंग के लिए। अगर हमने क्रॉस सेक्शन यहां पे लिया है और इस जगह पर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो राइट साइड का फोर्स, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो पहली चीज तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब कुछ वहीं पर है तो 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी माइनस 30 और सी बी की दूरी कितनी है 5, दिस इज माइनस 150, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। अब जब डी पर आप खड़े होकर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो ये सी के कारण भी आएगा और आर बी के कारण भी आएगा।
तो C के कारण तो नेगेटिव आएगा, -30 इंटू CD, और CD की डिस्टेंस है 10 मीटर, प्लस RB 77.5, और ये दूरी है 5 मीटर, और ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा है MD, एंड दिस इज पॉजिटिव 87.5। बच्चों ये सारी वैल्यू किलो न्यूटन मीटर में है, दिस इज 87.5 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम आ गए पॉइंट E पर। पॉइंट E पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो इसके कारण नेगेटिव, इसके कारण पॉजिटिव और इसके कारण नेगेटिव होगा। सो पॉइंट E पर आने के लिए -30 CE 15 प्लस 77.5 BE 10 -20 DE 5। तो ये वैल्यू भी मैंने आपके लिए निकाल के रखी है पॉइंट E पर। दिस इज 225, दिस वैल्यू इज 225 किलो न्यूटन मीटर। तो हमें E तक की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब हम यहां पर एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं XX, जिसकी दूरी वहां से x है, उसके लिए बनाते हैं इक्वेशन mx। तो ये वैल्यूज हमारे पास सारी हो गई, और ये हम कह देते हैं कि फॉर बिटवीन EA, हम EA के बीच के लिए इक्वेशन बना रहे हैं। सो -30 कितनी दूर है, x दूर है, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस यहां से x मान ली है, तो ये डिस्टेंस यहां से x है, ये क्रॉस सेक्शन है, 30x हो जाएगा, प्लस 77.5 x माइनस, ये पूरे में से 5 निकाल देंगे, उसके बाद ये माइनस पे आ जाएगा, -20 x -10, क्योंकि ये दूरी यहां से 10 हो जाएगी। उसके बाद ये सारे लोड हो गए, यहां से लेकर यहां तक का जो लोड है वो नेगेटिव लगाएगा, सो -10 x -15, ये कितना हो गया जरा इस पे गौर करिएगा, 10 x -15, 10 तो उसका इंटेंसिटी है, और ये x -15 क्या है, यहां से लेकर यहां तक x, यहां से लेकर यहां तक 15, ये दूरी बची है, इसको अगर हम पॉइंट P मान लें तो PE की दूरी है x -15, परंतु हमें पॉइंट P पर मूवमेंट निकालना है, PE का आधा हो जाएगा x -15 बटे 2, दिस इज x -15 n बटे 2। ये इक्वेशन आ गया बेंडिंग मूवमेंट का, कि इसके बीच में जो बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू होगी। एक काम करते हैं, वो वाला तरीका फिर लगाते हैं कि अगर बेंडिंग मूवमेंट की हमने अगली परिस्थिति की इक्वेशन बनाई है और उसमें पिछली परिस्थिति का मान रखते हैं, वो वाला वैल्यू आ जाती तो बहुत अच्छी बात है। लेट अस सी, अगर हम इसमें 15 रख दें, x का मान 15 रख दें, तो E वाली वैल्यू हमको मिल जानी चाहिए। देखते हैं, x का मान 15 रखा, ये टर्म समाप्त हो गया, x का मान 15 रखेंगे तो ये 30 इंटू 15 हो जाएगा, x का मान 15 रखेंगे यहां पर तो 77 इंटू 10 हो जाएगा, और x का मान 15 रखेंगे तो 20 इंटू 5 हो जाएगा, 225 आ गया। इसका मतलब कि आपने यह समीकरण बिल्कुल सही बनाया है, अगली परिस्थिति का समीकरण आपका बिल्कुल सच बना है। एक बात और, ये बेंडिंग मोमेंट यहां पर तो हमको मिल गया, ये बेंडिंग मोमेंट इस जगह पर मैक्सिमम कहां पर होगा, तो मैक्सिमम करने के लिए dm अपॉन dx को आप 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करने पे ये वैल्यू तो बचेगी कितनी, -30, उसके बाद ये वैल्यू बचेगी, ये तो खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी प्लस 77.5, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, -20, ये यहां पर हुआ 5 -5, ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 -1, तो x -15, और उसके बाद यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसको हमने डिफरेंशिएट करके करेंगे, सो दिस वैल्यू, और इसको अगर हमने 0 पुट कर दिया, सो दिस वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो बच्चों यहां से वैल्यू जो आएगी 17.75 मीटर आएगी, एंड दिस इज ऑलरेडी
नोटेड ऑन द शियर फोर्स डायग्राम। देयरफॉर एक बात फिर से साबित हो गई। कौन सी बात यह साबित हुई कि जिस जगह पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है उस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो जो x का मान पता है, आपको पता लग गया है dm/dx के हिसाब से, वो इस स्थान पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको मिलेगी। तो जरा ये निकाल लें कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा कितना। तो इस समीकरण में x के स्थान पर 17.75 हम रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ये वाला समीकरण में, इस वाले समीकरण में, तो mx आ जाएगा। मैंने mx की वैल्यू आपके लिए निकाल के रखी है, इट इज 262.8, राइट। ये सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं। तो एक काम ये करते हैं, इनको कहीं पर हम लिख लेते हैं कि mc की वैल्यू 0, mb की वैल्यू -150, md की वैल्यू 87.5, me की वैल्यू 225, m मैक्स 262.5, और कहां पर हो रहा है, तो C हो गया, B हो गया, D हो गया 87.5, ME हो गया 225, मैक्स हो गया 262। इसका सारा काम खत्म हो गया। इसकी हम लोग सफाई कर लेते हैं। सफाई बहुत जरूरी होती है। आप जहां भी रहें अपने आसपास सफाई बना के रखें, और स्वयं भी सफाई बना के रखें, और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वे भी अपने पास सफाई बना के रखें। सो ये वाली बात हमारी समाप्त हो गई। अब हम इसको प्लॉट भी करेंगे और अन्य बातों को भी देखेंगे। तो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, कैसे आ रहा है ग्राफ। इस ग्राफ को यहां बनाते हैं। सो ये रहा, तो सारे रेफरेंस दिखा दें। ये रही बात, ये रहा A डबल डैश, ये रहा C डबल डैश, ये इसके नीचे हम बना रहे हैं, सपोज करिए हम नीचे ही बना रहे हैं। ये रहा B डबल डैश, ये रहा D डबल डैश, और ये रहा E डबल डैश। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 0 हो गया। B पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 150 है, और वो लीनियर होगा क्योंकि इसके बाद लीनियरली x के हिसाब से चलेगा। तो माइनस में 150 है, तो हमने यहां पर इसको ऐसे प्लॉट कर दिया कि ये रहा -150। तो ये बेंडिंग मोमेंट हमने यहां पर माइनस में 150 बता दिया। उसके बाद आ गए पॉइंट डी पर। पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट है 87.5, तो पॉइंट डी, यहां बेंडिंग मोमेंट है 87.5। तो पहले स्केल तो आप बना ही लोगे, 87.5 का हमने यहां पर एक हमने स्केल बना लिया, एक बना लिया। इसको सीधे हम यहां मिलाएंगे क्योंकि ये पूरा सरल रेखी है। सो दिस इज 87.5 हमने यहां पर प्लॉट कर दिया, लिखे भी देते हैं 87.5। तो ये पॉइंट हो गया हमारे लिए B डबल डैश, ये पॉइंट हमारे लिए हो गया D डबल डैश। E पॉइंट पर आइए, E पॉइंट पे है 225। तो E पॉइंट पर अगर 225 है और यहां तक भी सरल रेखी चलेगा, तो AD यहां पर आ गए, तो 225 यहां मान लेते हैं कि इस जगह पर हो गया 225। दिस इज 225। अब बात आती है यहां पर, और पॉइंट A पर इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट है। तो ये ग्राफ, और हां अब आपको बात समझने की आवश्यकता है, ये पॉइंट E डबल डैश है कि E और A के बीच में शियर फोर्स 0 था। तो E और A के बीच में आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना था 262। तो ये ग्राफ यहां से चलेगा, और इसके बाद मैं जितना पार्ट ब्लू बना रहा हूं, इसके बाद ये ग्राफ पैराबोला हो जाएगा, 262 तक जाएगा, और फिर ये पैराबोला ऐसे उतर जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज 262.5, एंड दिस इज व्हाट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और ये वाली वैल्यू कितनी दूर पर आपको मिल रही है, ये वाली वैल्यू हमको मिल रही है यहां से कितनी दूर पर, हमने निकाला था 17.75 मीटर दूर हमको ये बात मिल रही है। सो दिस पॉइंट
एंड दिस पॉइंट आर सेम पॉइंट, और जिस जगह शियर फोर्स की वैल्यू 0 है उस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। और ध्यान ही रखिएगा ई पॉइंट से लेकर ई डबल डैश पॉइंट से लेकर ए डबल डैश तक बेंडिंग मोमेंट का जो ग्राफ है, जो कर्व है, जो फिगर बन रही है वो पैराबोलिक कर्व होगा। यहां तक सब बातें आ गई। लेकिन अब प्रश्न में हम उस स्थान पर आ गए हैं जिसकी हमें बहुत देर से तलाश थी। ये रहा आपका नति परिवर्तन बिंदु, नेगेटिव से यहां पर हो रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हमको निकालना है कि वेयर इज दिस पॉइंट। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट बी और डी के बीच में है। तो ये आपको नति परिवर्तन बिंदु का स्थान कैसे पता पड़ेगा, उसकी जगह आपको पता पड़ेगी। एग्जैक्ट लोकेशन की बात नहीं, अभी तो पहले उसकी जगह पता पड़ेगी इसके फिगर से कि साहब बी और डी के बीच बन रहा है। तो बी और डी के बीच में अगर ये बन रहा है तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये तो पता लग गया कि ये बी और डी के बीच में है, तो हमने यहां पर एक एक्स मान लेते हैं। हम इस जगह पर एक्स पे आना, ये हमारे लिए एक्स का एक क्रॉस सेक्शन है जिसकी डिस्टेंस यहां से एक्स है। अब हम उस एक्स के लिए एक इक्वेशन ट्राई करते हैं। सो एम एक्स, इसको लिख लेते हैं बिटवीन बी डी, बिटवीन बी डी। सो एम एक्स इज इक्वल टू -30x प्लस 77.5, ये इसकी वैल्यू है, एंड x -5। एंड चूंकि इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है तो इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज -30x प्लस 77.5x माइनस 77.5 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू भी मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई है, एंड दिस वैल्यू इज x इज इक्वल टू 387.5 अपॉन 47.5 एंड दिस वैल्यू इज 8.15 मीटर। बच्चों, आपको नति परिवर्तन बिंदु का स्थान पता लग चुका है कि किस जगह पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना चिन्ह बदलेगा, किस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होने वाली है, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और इसकी लोकेशन इस जगह पर है, एंड दिस लोकेशन इज दिस, और ये वाली वैल्यू है 8.15 मीटर। सो अब आपको इस लेक्चर के बाद पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये वाली बीम जिसे हम कहते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ बीम, विच टाइप ऑफ बीम, एंड दिस इज एन ओवरहैंगिंग बीम, ये भी हमको पता लग गया। सो ओवरहैंगिंग बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हम कैसे निकालते हैं ये हमको पता यहां पर लग चुका है, ये आपको यहां पे पता लग गया, राइट। अब यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि मैं शियर फोर्स जिस जगह पे 0 है उसका एक तरीका आपको और बताना था। तो वो तरीका यहां पर देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, और कंपटीशन में आपको जब इसके फिगर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इक्वेशन बनाकर आपको चीजें नहीं निकालनी है, आपको सीधे फिगर से ही वैल्यूज को निकालना है। कैसे निकालते हैं, लेट अस सी। इस जगह से इस a डैश b डैश पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहां पर ये परपेंडिकुलर है। जरा इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, से k। a डैश, इसको भी नाम दे देते हैं से l, इसको m। तो a डैश l k और e डैश m k, और ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है। These two are the similar triangle। हमें ये वैल्यू निकालनी है कि a डैश k कितनी दूर है या ये वैल्यू कितनी दूर है, लेकिन हमें a डैश e डैश की वैल्यू पता है, a डैश e डैश हमारा 10 मीटर दूर है। सो अगर हम इसको e डैश k मान लें तो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। दिस वैल्यू इज व्हाट, a डैश l की वैल्यू कितनी है, सो a डैश l इसकी हाइट अपॉन इसका बेस a डैश k
इज इक्वल टू इसकी हाइट ई डैश एम अपॉन इसका बेस कितना हो जाएगा ई डैश के। इसको हम यहां पे निकालते हैं। ए डैश एल इज 72.5 अपॉन ये बेस हमें अभी नहीं पता, इसको हम इस वैल्यू को मान लेते हैं स्मॉल एल। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये 10 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस एल। ई डैश एम की वैल्यू है 27.5 अपॉन ये वाली वैल्यू जिसको हमने माना है एल। सो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 72.5 इंटू एल इज इक्वल टू 27.5 10 माइनस एल, और यहां से आप इसको निकाल लें अगर, सो दिस यू विल फाइंड वंस अगेन 7, ये वैल्यू जो आएगी तो यहां से कितना है 5 10 15 और हमें चाहिए 17.5, तो यहां से बच्चों एल की वैल्यू आएगी 2.75 मीटर। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू यहां से 2.75 मीटर आएगी। और जब ये वैल्यू यहां से 2.75 मीटर आ गई, इसका मतलब 5 10 15 और 2.75 ये है, यहां से वैल्यू आ जाएगी तो आपका वो पॉइंट आ गया जहां पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, अर्थात यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है, वो अपने आप आपको आ गया। तो अगर आपको कंपटीशन ये फिगर दे दिया जाए तो आप सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो वाले कॉन्सेप्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना वंडरफुल तरीका। सो अब मैं नहीं समझता कि इस टॉपिक को लेकर और शियर फोर्स के हमने बहुत सारे यहां पे आपको देख लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर हो गया, दोनों में यूडियल हो गया, दोनों में पॉइंट लोड हो गया, दोनों की प्रॉब्लम्स भी हो गई। ये जो आपकी बीम थी ओवरहैंगिंग बीम, इसमें भी हमने एक प्रॉब्लम लगाई और उसमें हर तरह की सिचुएशन आई कि शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज किया। बेंडिंग मोमेंट जहां पर अपना साइन चेंज करता है उसको हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। यहां पे आपको आज का नया तरीका सिखाया कि किस तरीके से शियर फोर्स की वैल्यू जहां पर 0 है, हम सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो वाले मेथड से भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके हम इसको निकाल सकते हैं। सो आई होप इस कॉन्सेप्ट को लेकर अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो वेरिंग लोड होता है उस पर एक प्रॉब्लम करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप रीडिंग।